हाय फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यूपी टीजीटी साइंस का जो एग्जाम 3 जून को आपको पता ही होगा प्रस्तावित है और लगभग अगर देखा जाए तो 7 दिन का समय बचा है आपके पास। जो भी आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे जैसे कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं, यही 7 दिन में आपको करने हैं। साथियों, काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके पहले भी जब मैं वीडियो बना रहा था उसके कमेंट सेक्शन में इसी पॉइंट से लेकर भरे थे कि सर थोड़ा-सा देखिए इसमें जो रसायन विज्ञान है यानी कि केमिस्ट्री है, इसमें हम क्या पढ़ें? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए और ख़ास तौर पर ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस प्रायः फ्रेम होते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको इसी टॉपिक पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा साथियों। अगर आप जब जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में और क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक से फ्रेम हुए रहेंगे, 100% इन्हीं टॉपिक से फ्रेम हुए हुए रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, कोर टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले यही चमकते हैं जब एग्ज़ामिनर क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहेगा सिलेबस से, तो सबसे पहले यही टॉपिक्स चमकते हैं। भाई, यहाँ से आप प्रश्न नहीं बनाए तो आप कहाँ से प्रश्न बनाएँगे? तो साथियों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको केमिस्ट्री के बता रहा हूँ। अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के आ रहे हैं, उसके 80% क्वेश्चंस को आप ठोक कर आएँगे साथियों। ज़बरदस्त तरीके से उसे सॉल्व करके आएँगे क्योंकि कोई क्वेश्चन आप मिस नहीं होगा। 80% आप सवाल हल करके आएँगे साथियों। अगर आप जानते होंगे कि वेटेज जो होता है 60 से 65 प्रश्न होता है केमिस्ट्री का। अगर 60 प्रश्न आते हैं तो 48 प्रश्न आप इन्हीं टॉपिक से आएँगे जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और बड़े इत्मीनान से इसे समझिएगा। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं पढ़ने के, जो मैं बता रहा हूँ उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। उसे कैसे रिवाइज़ करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ना तो समय मेरे पास है, ना तो समय आपके पास है। तो साथियों, आप जानते होंगे कि थोड़ा-सा मैं सेंसस ड्यूटी लग गई है इस समय और जितने भी जनगणना वाले प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि अगर एक गवर्नमेंट टीचर के द्वारा ही कराए जाते हैं, तो उसमें ड्यूटी लगने की वजह से काफ़ी 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, अन्यथा मैं पहले ही ये वीडियो लाने वाला था। साथियों, बिना देर किए बढ़ते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ। जो सबसे पहला यूनिट है, जो सबसे पहला साथियों यूनिट है, आप ध्यान देंगे, जो सबसे पहला यूनिट है हमारा वो है द्रव्य यानी कि मैटर। मैटर में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट पढ़िएगा। एलिमेंट क्या पढ़ेंगे साथियों? एलिमेंट पढ़िएगा और एलिमेंट के साथ-साथ आप यौगिक, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है ये पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़िएगा क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे बने हैं पिछले एग्जाम में, जो पिछले वर्ष के पेपर आप उठाएँगे, ऐसे प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे जो पूछ लेगा कि इसमें से कौन एलिमेंट है, कौन यौगिक है। तो साथियों, थोड़ा-सा इसे ध्यान देंगे, बहुत आसानी से इसे आप कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं और ख़ास तौर पर 1 नंबर अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, अगला जो हमारा यूनिट है उसमें रासायनिक संयोग के नियम हैं, मतलब कि लॉज़ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें ख़ास तौर पर आप 3 पढ़िएगा, स्थिर अनुपात का नियम, अपवर्त का नियम और व्युत्क्रम का नियम। ये थोड़ा-सा मैं इसे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। स्थिर अनुपात को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन और अपवर्त को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम अनुपात को कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैच द कॉलम में आप जानते हैं कि पैटर्न बदल चुका है, मैच द कॉलम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा ईयर को भी देख लीजिएगा। ईयर जो ये नियम है कि सन में दिए गए थे, फ्रेम किए गए थे, थोड़ा-सा इसको देख लीजिएगा क्योंकि मैच द कॉलम में दे देगा मिलाने के लिए तो चारों खाना चित्त हो जाएँगे, कोई मतलब पड़ेगा नहीं। इसलिए आप देखिए किसी चीज़ को किसी चीज़ को छोड़िएगा मत। मैं ये टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कह लीजिए इसको। सबसे पहले यही चमकता है जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा साथियों। मैं काफ़ी एनालाइज़ किया पिछले वर्षों के प्रश्नों को और ख़ास तौर पर जो मैं अपने समय में ऐसे ही एनालिसिस करके पढ़ाई करता था ताकि 80 देखिए 1 सीट आपको सुनिश्चित करना है, 1 सीट लेना है आपको, ना कि टॉप करना है। टॉप करने के लिए भाई ये रणनीति नहीं है, ये परीक्षा निकालने की रणनीति है और 1 सीट प्राप्त करने की रणनीति है, ठीक है? आप ऊपर से टॉप करेंगे उतने सैलरी मिलेगी, नीचे प रहेंगे सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा तब भी वही सैलरी मिलेगी, ठीक है? तो इस फेर में मत पड़िए कि पहला नंबर आएगा तभी, नहीं तो हम सिलेक्ट नहीं हो पाएँगे, ठीक है साथियों? तो ऐसा काम करिए, ऐसा पढ़ाई करिए जिससे आप सिलेक्ट हो जाएँ। तो ख़ास तौर पर आप देखिएगा, इन 3 नियमों को कवर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा आपके सुविधा के लिए लिख दिया है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है प्राउड साहब के द्वारा दिया गया था। अपवर्त का नियम जो है डाल्टन साहब के द्वारा 1803 में दिया गया था। रेसिप्रोकल रिक्टर साहब के द्वारा 1972 में दिया गया था। इसके साथ गे-लुसे का जो गैसीय आयतन संबंधी नियम है, इसे आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, अन्यथा ये बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रायः
इनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं, कभी जल्दी बनते ही नहीं हैं। अवोगाद्रो नियम से बन जाते हैं, जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा उसको, अवोगाद्रो लॉ को। अगला जो हमारा यूनिट है वो है पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें केवल और केवल आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत साथियों, जिसे हम डाल्टन का परमाणुवाद भी कहते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, इसको पढ़िएगा बड़े इत्मीनान से। 5-6 पॉइंट्स हैं इनके, और हर पॉइंट से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। 2021 का क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इनके हर एक पॉइंट से एक एक स्टेटमेंट बना दिया गया है। तो साथियों, इसे आप छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से इन्हें कवर करेंगे। और खास तौर पर ये कब किस ईयर में दिया गया है ये भी देख लीजिएगा। यूपी पीजीटी के एग्जाम में ईयर वाले क्वेश्चन भी साइंस में भी फ्रेम कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं अपने परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की संरचना की जब बात की जाए तो केवल और केवल जो तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, खासतौर पर रदरफोर्ड, बोहर और समरफील्ड, इनके परमाणु मॉडल को आप देखिएगा। बोहर, समरफील्ड और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स को आप देखिएगा। और अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो साथ साथ इनके एप्लीकेशन के साथ साथ, अनुप्रयोग के साथ साथ इनके ड्रॉबैक्स यानी कमियों को भी आप अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं, अब क्वेश्चंस रिपीट कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप क्वांटम संख्याएं यानी क्वांटम नंबर्स को देखिएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड जो मॉडल है वो हमारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आप इसको कवर जरूर करिएगा। और इसके बाद डी ब्रॉगली इक्वेशन आप यहां से कवर कर सकते हैं, या फिजिक्स में भी आपका कवर हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत बहुत ही कोर टॉपिक है साथियों। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। या तो ये रिलेशन पूछ लेगा, या तो इस पर सवाल पूछेगा। ठीक है। आपबाउ सिद्धांत किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। साथ साथ हुंड के नियम को भी अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत भी हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो इनको आप देखिएगा, और ऐसा मत सोचिए कि आपको सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा। ऐसे एलिमेंट का देगा जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होगा, ताकि आपका माथा भिड़े, उस पर सोच भिड़े, टाइम आपका लॉस हो। तो अगर आप ट्रिक नहीं जानते होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को कम समय में नहीं कर पाएंगे। ठीक है साथियों। और खास तौर पर इसमें क्या देखना है, जो बड़े बड़े एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे सिल्वर का पूछ लेगा, ठीक है साथियों, जिंक का पूछ लेगा, एक्सेप्शनल वाले जो कि क्रोमियम है उसका पूछ लेगा। तो ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। हो सकता है मैच द कॉलम में 2-4 का पूछ ले कि मिलान, भाई मिलान करिए। ठीक है साथियों, तो इसे आप देखिएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा साथियों जो टॉपिक है वो है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी इसे कहा जाता है। अब ये सब मत पढ़िएगा, किसने खोज किया, क्या किया, जल्दी आता नहीं। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें यूनिट पूछ ली जाती है कि भाई रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है, जैसे बैक्वेरल में है, हेनरी में है, रेडियो जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है, थोड़ा सा उसे आप देखेंगे, यूनिट क्या होती है उसे आप देख लीजिएगा। इसमें दिया नहीं है यूनिट को आप देखिएगा। इसके बाद जो अल्फा बीटा कण होते हैं, रेडियो सक्रिय कण, अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज को देखिएगा। प्रॉपर्टी, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, किसका वेलोसिटी ज्यादा है, थोड़ा सा इसे आप देखेंगे। जो अगला टॉपिक है वो हमारा हाफ लाइफ, अर्धायु काल, और इसे कहते हैं मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, या फिर हाफ लाइफ पीरियड और मीन लाइफ पीरियड, इनके बीच रिलेशन होता है। इनका अपना खुद का एक सूत्र होता है, उसे आप देखिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ ले, या फिर इनके बीच रिलेशन पूछ ले, या फिर इन पर आधारित सवाल पूछ ले। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है साथियों। रेडियो सक्रिय क्षय के नियम, जो डिसइंटीग्रेशन होता है, एक लॉ पर बेस्ड है। और वो कैसे होता है कि भाई अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो कितना एटॉमिक नंबर, मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या कैसे बदलेगा, बीटा निकलेगा तो कैसे बदलेगा, चेंज होगा, गामा निकलेगा तो क्या परिवर्तन होता है। थोड़ा सा इसको देखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं, पहले भी बने हैं, अब भी बनेंगे, इसी से बनेंगे। और अगला जो है हमारा वो है सम न्यूट्रॉनिक टॉपिक। सम न्यूट्रॉनिक को कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक यानी कि ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो 3-4 स्पीशीज दे देगा, पूछ लेगा कौन कौन से सम न्यूट्रॉनिक है। अब अगला टॉपिक है साथियों, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ताकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, देखने में भी मजा नहीं आएगा, और खास तौर पर आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। मैं वो नहीं चाहता कि आपका टाइम ज्यादा लॉस हो, आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन करें। मेरा पर्पस यही है, और ताकि आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सके और
अपना जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। साथियों, जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में अष्टक नियम के अपवाद, ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ना है। ऑक्टेट रूल का जो एक्सेप्शन होता है, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं, यानी कि जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, एक यौगिक बनाते हैं, तो उनका जो वैलेंसी शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन न होकर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। या हो सकता है कुछ एलिमेंट ऐसे हैं 8 से कम पर भी स्टेबल होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को याद कर जाइएगा, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न बने हैं, आगे भी बनेंगे। ये है वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी आबंध। इसे कहते हैं साथियों इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीजें, ये 3 प्रकार के बॉन्ड हैं, आप जानते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या। इसमें खास तौर पर पूछेगा ये तीनों बॉन्ड ऐसे कंपाउंड में पाए जाते हैं, ऑप्शन दे देगा कौन से कंपाउंड में तीनों बॉन्ड पाए जाएंगे। इसे आप देख लीजिएगा, तीनों बॉन्ड कौन कौन से कंपाउंड में पाए जाते हैं। और कभी कभी ये पूछता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों में प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा याद कर लेंगे, इससे ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करें। ठीक है साथियों, अगला है हमारा हॉट टॉपिक जो है ध्रुवण एवं फजान नियम। ध्रुवण एवं फजान, पोलराइजेशन एवं फजांस रूल। फजान का नियम आप जानते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के लिए होता है कि किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो आयनिक हो चाहे जैसा कंपाउंड हो, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, आप फजान के नियम का उपयोग करके बता सकते हैं। तो थोड़ा इसे आप पढ़ेंगे तो इस ये जो ऊपर वाला टॉपिक है इसको भी आपको समझने में आसानी होगी। अगला टॉपिक है साथियों अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन से एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, याद कर जाइए। केमिस्ट्री आप जानते ही हैं, थोड़ा सा काफी फैक्चुअल होता है, आप उसे याद करना ही पड़ेगा। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप अच्छे से इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं, जितने पॉइंट्स है उसे समझिएगा। और साथ साथ जो हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ना है, एसपी, एसपी, sp2, sp2 और sp3, ये 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़िएगा। पहले इनको कवर कर लीजिए, अगर आपके पास समय है तो sp3d, sp3d2 ये सब पढ़िएगा। और जिनान के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, उसके बारे में आप देखेंगे और समझिएगा। और खासतौर पर इसकी ज्योमेट्री जो होती है बाद में समझिएगा। sp3d वाले बाद, पहले इन तीनों की ज्योमेट्री, इन तीनों का साइज और साथ में शेप और इनके जो पॉस्टुलेट्स हैं आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन और ये 3 प्रकार के जो sp, sp2, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके क्या शेप होते हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा साथियों। यहाँ से 100% क्वेश्चन फ्रेम होंगे इस बार, आप देखिएगा। आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब आप मुझे याद करेंगे साथियों। इतना मैं यकीन होकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई वर्षों का अनुभव रहा है साथियों, और मैंने कई सारे एग्जाम्स दिए हैं। बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम मैंने निकाले हैं, और बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम एक अच्छे लेवल का होता है। जब आप एमएससी के लिए वहां पर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। आप कभी बीएचयू का पेपर, आप एंट्रेंस पेपर आप एक बार सॉल्व करने की प्रयत्न करें। आपको जिसका बहुत ही डिटेल में ग्रेजुएशन लेवल पर तैयारी अच्छी होगी वही बीएचयू एंट्रेंस निकाले, क्योंकि ऑल इंडिया इसमें कंपटीशन होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है साथियों वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रिया में ये सब फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, सीधा सीधा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं उनमें अंतर। इसमें भी आपको मैं बता रहा हूं, केवल और केवल एग्जाम्पल पढ़िएगा, कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है, बस यही देगा। मैच द कॉलम करके दे, चाहे सीधा फैक्ट पूछे। अगला है साथियों रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप विस्थापन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और द्विअभिघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप जरूर 100% पढ़िएगा साथियों। इसके साथ साथ उत्प्रेरित अभिक्रिया है, आप पहले इन दोनों को कवर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। उत्प्रेरित से भी आप हल्का सा पढ़ सकते हैं, खासतौर पर इसे आप देखेंगे कौन सा उत्प्रेरित करने का काम कर रहा है, कौन सा कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। थोड़ा सा इसको आप देखेंगे ज्यादा आसानी होगी और क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होंगे। जैसे अमोनिया जब बनता है, N2 और नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक साथ हाइबर प्रोसेस के जरिए जब अमोनिया बनता है तो उसमें कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं, तो कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है अमोनिया बनाने में, आप हाइबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई अमोनिया बनाने में कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है हाइबर प्रोसेस के दौरान। ये 3 पॉइंट आप जरूर पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। और इसमें भी मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है साथियों। रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिएगा। सक्रियता जो श्रेणी होती है, देखिएगा कौन से
एलिमेंट, कौन से मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। अगला है टॉपिक वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें सीधे सीधे पढ़िएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण और इसके अनुप्रयोग यानी इसका न्यूमेरिकल। तो साथियों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, नस्ट इक्वेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, या तो इनका एक समीकरण आता है, इक्वेशन जो फार्मूला है वो पूछ लेगा। बस यही 2-3 पॉइंट इसमें पढ़िएगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में साथियों आप जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं तत्वों की, एलिमेंट्स की, उसे आप केवल कवर करिएगा। जैसे परमाणु आयनिक त्रिज्याएं यानी कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये सारे जो गुण हैं, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये ग्रुप्स में, वर्ग में और आवर्त में यानी पीरियड में कैसे बदलते हैं, घटते बढ़ते हैं, ये ध्यान दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप पढ़े भी होंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अगला जो हमारा टॉपिक है एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण। सामान्य गुण में यही जो ऊपर आवर्ती गुण है ये पढ़ लीजिएगा, और यहाँ मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके लिखा है। ट्राईहाइड्राइड, ट्राईहाइड्राइड यानी पी ब्लॉक के जो ट्राईहाइड्राइड होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कैसे घटती बढ़ती है ग्रुप और पीरियड में, ये देख लीजिएगा। पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, वो देखिएगा। इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की एटॉमिक रेडियस पर कैसे डिपेंड करती है, और खास तौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था देखिएगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिया हूँ HClO। HClO जो पिछले वर्षों में पूछा भी गया है इस पर कि जो ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। साथियों ये सारे प्रश्न, ये जो प्रश्न हैं, ये जो एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर किए गए हैं और अपने तैयारी के अनुभव के आधार पर किए गए हैं। यकीनन यहीं से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, 80% दावे के साथ कहता हूं यहीं से फ्रेम होंगे। आप पहले इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, एक हफ्ते में पहले आप इसे पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, फिर समय बचता है तो आप जो भी और टॉपिक्स पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा साथियों, लेकिन इसको जरूर कवर करके जाइएगा। ये मेरा अनुभव है और अनुभव जल्दी गलत नहीं होता है। साथियों अगला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो हेलाइड्स होते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं, जब किसी बड़े एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कॉइनेज एलिमेंट कहा जाता है, सिल्वर, गोल्ड और ये सारे आयरन होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, बड़े एलिमेंट हैं, और इनके साथ जब एक कंबाइन करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता देखिएगा। पानी में घुलनशीलता कैसे इनकी ऑर्डर देख लीजिएगा भाई, सबसे ज्यादा घुलनशील कौन है, सबसे कम कौन है, ये थोड़ा सा देखिएगा। घुलनशीलता देख लीजिएगा पानी में। हेलाइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलीन अर्थ मेटल, जो हेलाइड होते हैं यानी कि हेलोजन एलिमेंट जब अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो हेलाइड्स बनाते हैं। अब उनकी हेलाइड की क्या भाई डिकम्पोजिशन कैसे आप तोड़ेंगे, किसकी डिकम्पोजिशन कम है, किसकी ज्यादा है, थोड़ा सा ऑर्डर जो है डिकम्पोजिशन ऑर्डर जरूर आप देखिएगा। साथियों एक चीज और इसमें है, जो डी ब्लॉक के पहले ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के पहले ट्रांजिशन एलिमेंट, पहले सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक के, उसकी केवल और केवल आप ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप उसमें कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका रंग, उसका चुंबकीय गुण, ये सभी आप कवर कर ले जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% फ्रेम होता है। क्रोमियम से हुआ, कॉपर से हुआ और आयरन से हुआ, मैग्नीज से हुआ साथियों। इनका या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, या तो ऑक्सीकरण अवस्था पूछ लेगा, इनका कलर पूछ लेगा, या तो फिर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेगा। साथियों इसी के साथ हमारा इनऑर्गेनिक समाप्त हो गया। अब बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक पर। जीओसी जो है सामान्य कार्बनिक रसायन, इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं बीते वर्षों में, प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन तीनों प्रभावों को आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से याद करिएगा, कैसे ये घटते बढ़ते हैं कंपाउंड में, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा। अतिसंयुग्मन अनुनाद, नाम नाम पर मत जाइए, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, अनुनाद को कहते हैं रेजोनेंस। ये दोनों का उपयोग होता है स्टेबिलिटी बताने के लिए, कोई कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है उसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए अतिसंयुग्मन और अनुनाद का उपयोग किया जाता है। तो कंपाउंड दे देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देगा यानी कार्बनिक, कोई यौगिक दे देगा, पूछ देगा कि हाइपर कंजुगेशन, जो हाइपर कंजुगेटिविटी के आधार पर बताइए कि भाई क्या ऑर्डर होगा इसमें, थोड़ा सा इसे आप देखिएगा। और अभिकर्मक, अभिकर्मक आप जानते हैं जो रीएजेंट होते हैं, रीएजेंट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक होता है नाभिक स्नेही।
सीधे सीधे प्रश्न बने हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कौन सा नाभिक स्नेही है। थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन लेंदी बन रहा है, इसलिए दोनों को पढ़िएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अगर समय बचेगा एकदम लास्ट में, तो कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन, इनकी स्टेबिलिटी जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा, और खासतौर पे हाइपर कंजुगेटिविटी के आधार पर आप जरूर समझिएगा इसको, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी। ठीक है साथियों, समय बचेगा तब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समय बचेगा तब, लेकिन जो पहले येलो में मैंने मार्क कर दिए हैं, सबसे पहले आप इसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ साथियों, आप इसमें जो कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके प्रॉपर्टीज में खास तौर पर आप बेंजीन को ध्यान देंगे। बेंजीन, इसका मेथड क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है साथियों, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो बेंजीन के बारे में आप डिटेल में सब कुछ पढ़ ले जाइएगा। और बेंजीन कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, इसे थोड़ा सा आप देखेंगे। ठीक है साथियों, बेंजीन कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसमें, कि निराकरण होता है, योगात्मक होता है। खासतौर पर बेंजीन में क्या होता है, प्रतिस्थापन और डिस्प्लेसमेंट होता है। इसे आप देखिएगा कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है बेंजीन। बेंजीन का सब पढ़ ले जाइएगा, बेंजीन का कुछ छोड़िएगा मत। क्वेश्चन 100% यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, और आप उसे सही कर कर आएंगे, दावे के साथ कहता हूँ सही कर कर आएंगे। एक बार पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री इतनी बहुत हवा मत बनाइए। ठीक है, जो कहते हैं केमिस्ट्री बहुत टफ है, बहुत रटने वाली चीजें, ठीक है यार, कोई चीज अगर अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आएगा कैसे। ठीक है साथियों, इतने दिन से तो पढ़ ही रहे हैं, अब आप जो मैं बताया हूं उन टॉपिक्स को केवल पढ़िए, केवल पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिए इन 7 दिनों के अंदर। अगर समय बचता है फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन पहले इनको कवर कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। मैं बार बार कर रहा हूं साथियों। इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देना है साथियों, डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर जैसे बेंजीन रिंग में कौन कौन सा कहाँ किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, इसे हम डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। कि कौन सा जो इनकमिंग ग्रुप होगा किस पोजीशन पर जाएगा, आर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, कि पैरा पर जाएगा। अगर बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप जुड़ा रहे, चाहे NH2 ग्रुप हो, जैसे कोई ग्रुप जुड़ा रहे, NO2 ग्रुप हो, अब कोई इनकमिंग ग्रुप आ रही है, तो वो आर्थो पोजीशन पर ले जाएगी, मेटा पोजीशन पर जाएगी, पैरा पोजीशन पर जाएगी, उसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग होता है, सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, जरूर 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 इसे आप देखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, टॉपिक तो नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के खास तौर पर बेसिक जो फार्मूले है उसे पढ़ ले जाइएगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने के लिए देता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए देता है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और अपने जो अटेम्प्ट को बढ़ा सकते हैं, सही क्वेश्चंस को टिक करके आ सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, जो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर था, रासायनिक आबंधन, इसमें 2 चीज छूट गया था। इसमें हालांकि दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, बहुत हार्ड टॉपिक है। पहला है VSE PR थ्योरी। साथियों क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन पूछ ली जाती है, किसकी रिपल्सन ज्यादा होती है। आप जानते होंगे लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, और फिर बॉन्ड पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन काफी कम होता है। तो चूंकि अब रिपल्सन हो रहा है तो शेप भी डिस्टॉर्टेड होगा, शेप भी चेंज होगा। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी VSE PR थ्योरी के हिसाब से कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा शेप एक्वायर करेगा, आप उसकी एक बार लिस्ट बना लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा। और खासतौर पर इसके अनुसार जो उसका बॉन्ड एंगल होगा अलग अलग, वो आप देख लीजिएगा साथियों। 2 चीज देखना है, शेप VSE PR थ्योरी के अनुसार शेप देखना है, ये तो आप समझ ही गए हैं। VSE PR की थोड़ी सी आप पास्टुलेट को देख सकते हैं, और बॉन्ड एंगल इसके द्वारा कैसे बताया जाता है वो देख लीजिएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी के आधार पर हम किसी भी कंपाउंड की बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल की हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, या फिर हम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, और बॉन्ड लेंथ को बता सकते हैं। ये सारी चीजों को हम बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बता सकते हैं। बहुत ही हार्ड टॉपिक है, जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा। क्वेश्चन 100% फ्रेम होते हैं यहाँ से साथियों। पैरामैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर हम इसी के सहारे बता सकते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम भी होंगे। ये जो मैं टॉपिक बताया हूँ साथियों, यहाँ अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 80% सवालों को हल कर आएंगे, यकीनन हल करके आएंगे। अगर आप केमिस्ट्री में अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, क्या रिपीट करें, कैसे पढ़ें, तो साथियों सबसे पहले आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है। अब सबसे अंतिम बात कि कैसे कवर करना है। कवर करने के लिए साथियों आप देखिए, पहले कई बार पढ़ चुके हैं,
आप टॉपिक्स देखिएगा, टॉपिक्स को समझिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा है टॉपिक देखने के बाद अगर समझ में आ रहा है कि अच्छा तत्व क्या है। जो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देख लिए, 2-4 एग्ज़ाम्पल देख लिए, बस इतना हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन्स हमें सीधे-सीधे एग्ज़ाम्पल पर फ्रेम होते हैं और सीधे देखने को मिलते हैं। साथ ही रासायनिक संयोग के नियम हुए, तो इसके एग्ज़ाम्पल्स को आप समझ लेंगे तो आसानी से इसके जो पोस्टुलेट है, स्टेटमेंट है उसको याद करने में आसानी होगी। तो सीधे-सीधे इसके कॉन्सेप्ट को समझना है साथियों, स्टेटमेंट को समझना है, एग्ज़ाम्पल को समझना है और इसे आप समझ सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको आप कवर नहीं कर पाएँगे। मात्र 4 दिनों के अंदर ये आप पूरा कवर कर सकते हैं, यकीनन कवर कर सकते हैं। आप भरोसा रखिए खुद पर क्योंकि आपने पहले कई बार ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। अब आपको इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। आप क्लास 12 से ही इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो साथियों, अपने विश्वास को गिराइए मत, अपने आत्मविश्वास को आप खोइए मत, उसे बनाए रखिए और लगे रहिए। जो लगा रहता है साथियों वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुँचता है साथियों। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और ख़ास तौर पर जो कैंडिडेट यहाँ पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। ये जो भर्ती परीक्षा हो रही है, इसके साथ-साथ जो आगामी नई टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी हो रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर। क्योंकि अभी मैं ये चैनल स्टार्ट ही किया हूँ, आप जानते होंगे और इसमें मैनेज करना थोड़ा-सा बड़ा मुश्किल हो पाता है क्योंकि सारी चीज़ों को समेटना, अपनी ड्यूटी करना और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि समर वैकेशन में सेंसस ड्यूटी लग गई है, तो सब कुछ करते हुए आपको समय देना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं उसमें भी समय निकाल कर आपको समय देता हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा और साथ में अगर कोई प्रश्न हो ज़रूर आप या तो टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, देने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।